अभी मैं फ़िलहाल वार म्यूज़ियम के बाहर हूँ और यहाँ से ये टिकट काउंटर है। ये म्यूज़ियम इसलिए फेमस है क्योंकि जो वियतनाम वार हुआ था 1955 से 1975 के बीच में, अराउंड 20 साल का ये था, कॉन्फ्लिक्ट था। दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको तो ये चीज़ अब एहसास हो जाना चाहिए कि लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं है। आप 10 मारोगे, आपके वो 100 मारेंगे, आप 100 मारेंगे, वो 1000 मारेंगे। इसमें आम लोगों की जाने जाती है और एक देश बर्बाद होता है। तो मेरे पीछे जो आपको चर्च दिख रहा है वो है टैन डिंग चर्च, कैथोलिक चर्च है ये एक, और ये पिंक चर्च से भी फेमस है हो ची मिन्ह सिटी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा, मैंने लैंडमार्क 81 विजिट किया। तो अभी एक दूसरे जगह जा रहा हूँ जो कि बहुत फेमस है, वार म्यूज़ियम, जो कि वियतनाम और अमेरिका में जो लड़ाई हुई थी उनके बीच में, तो उसके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई है म्यूज़ियम में। तो वो म्यूज़ियम अभी यहाँ से चलता हूँ। यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर जैसे दिखा रहा है, तो यहाँ से मैं बाइक बुक कर लेता हूँ क्योंकि बाइक बहुत ही चीप दिखा रहा है और कार बहुत महंगा दिखा रहा है। मैं मतलब कार में डबल दिखा रहा है, तो बेटर है बाइक बुक कर लेता हूँ और बाइक से चलते हैं वार म्यूज़ियम। और वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ वार म्यूज़ियम की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बताता हूँ। तो फिलहाल यहाँ से बुक करके निकलते हैं जल्दी से जल्दी वार म्यूज़ियम की तरफ। हो ची मिन्ह सिटी में जो वार म्यूज़ियम है वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। जैसे मैंने वहाँ से बाइक लिया, थोड़ी देर में ही बारिश होना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे ग्रैब टैक्सी और ग्रैब कार बहुत ही सही लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे ग्रैब बाइक में ऐसा है कि अगर बारिश हो रही है तो उनके पास ऑलरेडी एक रेनकोट होता है एक्स्ट्रा, ताकि वो जो पैसेंजर है वो उनको पहनाया जाए। तो वो मुझे एक जगह पे वो स्टॉप करके मुझे बोले कि आप रेनकोट पहन लो, लेकिन हल्की बारिश थी तो मैंने सोचा क्या ही करे, अब थोड़ा सी दूरी बाकी था तो मैं पहना नहीं है। मतलब मेरा कहना ये है कि ये जो है, जो बाइकर्स होते हैं वो भी मतलब चीज़ें रखती है पैसेंजर के लिए, हेलमेट रखती है और आपका रेनकोट भी रखती है। अभी मैं फ़िलहाल वार म्यूज़ियम के बाहर हूँ और यहाँ से ये टिकट काउंटर है। तो चलिए देखते हैं टिकट क्या लेता है यहाँ पर प्राइस। यह है वार म्यूज़ियम का एंट्री और यहाँ से देखते हैं टिकट प्राइस क्या है। यहाँ पे देखिए टाइमिंग भी मेंशन किया है कि डेली फ्रॉम 7:30 AM टू 5:30 PM, तो मतलब 5:30 बजे बंद हो जाती है। तो आप उससे पहले विजिट करें। डे टाइम में, बेसिकली डे टाइम में आपको विजिट करना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे बाहर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर विजिटर्स के लिए, तो क्योंकि ये द वार रेमनेंट्स म्यूज़ियम है, तो बाकी जितने भी लड़ाई में जो यूज़ हुआ था उसका रेमनेंट्स चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। यहाँ का जो टिकट प्राइस है 40,000 है, 40,000 वियतनामीज डोंग। तो मैंने ये 40,000 निकाल कर रख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा पैसे की है, मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स है। तो ये 40,000 में देता हूँ टिकट काउंटर पे और एडल्ट के लिए 40,000 है। सो एंट्री करते ही यहाँ पे आपको ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह था उस टाइम, जो रेमनेंट्स के तौर पे यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया, ये देखिए उस टाइम ऐसा कुछ हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता था। आप देख सकते हैं। अभी तो ऐसे लग रहा है ये खिलौना जैसा लग रहा है, बट रियल में उस टाइम सोचिए, उस टाइम ये वार के टाइम यूज़ किया गया था। और जो भी चीज़ बच गई थी वो रेमनेंट्स के अकॉर्डिंग ये लोगों ने रख दिया म्यूज़ियम में। ये सारे रियल हैं। US एयरफोर्स का, यह भी US एयरफोर्स का है। और यह है वार रेमनेंट्स म्यूज़ियम। मेरे पीछे देख सकते हैं कि एयरफोर्स का भी है यहाँ पे रखा गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एयरफोर्स का सारा रखा गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है। ये देखिए US आर्मी का टैंक है ये भी एक हेलीकॉप्टर है। लड़ाई के टाइम पे ये सब रियल में यूज़ हुआ था। आप सोच सकते हैं उस टाइम पे US आर्मी का पास ये वाला था। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं, इसका कोई एक पर्टिकुलर नाम होगा, लेकिन ये जो है ना, इधर भी ब्लेड है और पीछे साइड भी ब्लेड है। ये म्यूज़ियम क्यों फेमस है? ये म्यूज़ियम इसलिए फेमस है क्योंकि जो वियतनाम वार हुआ था 1955 से 1975 के बीच में, अराउंड 20 साल का ये था, कॉन्फ्लिक्ट था। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम उस टाइम पे सेपरेट थे, लेकिन उसके बाद इसमें नॉर्थ वियतनाम का विक्ट्री होता है। और नॉर्थ वियतनाम का जब विक्ट्री होता है तो नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम दोनों मर्ज हो जाते हैं और सोशलिस्ट रिपब्लिक वियतनाम इसको फॉर्म किया जाता है। तो 1975 में ही इस म्यूज़ियम को एस्टेब्लिश किया गया था एज ए लाइक रेमनेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब ताकि वो हिस्ट्री में जाना जाए और हिस्ट्री के पर्पज़ के लिए रखा गया यहाँ पे। तो सारे यहाँ पर US आर्मी का ही आपको चीज़ें मिलेगा देखने के लिए, जितने भी उस टाइम यूज़ किया गया था, चाहे टैंक हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, या फिर आप बोल सकते हो उस टाइम भी जो कार यूज़ हुई थी, जीप यूज़ हुई थी उस टाइम। ये देखिए आप US एयरफोर्स,
ये जेट फाइटर है। इस साइड भी आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे यूएस एयरफोर्स का चीज़ें यूज़ किया गया था। आप सोच सकते हैं यूएस उस टाइम भी कितना डेवलप था, उस टाइम ये सारी चीज़ें यूज़ किया गया। अब इसको क्या बोलते हैं, M107 किंग ऑफ बैटलफील्ड 28,193 kg का है ये M107। काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। यूएस आर्मी। ये बुलडोज़र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बुलडोज़र। उस टाइम इतना हैवी बुलडोज़र भी यूज़ किया गया था। ये तो टैंक है, दिस इज़ ऑल्सो टैंक। सो अब म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे रेमिनेंट चीज़ें होगा, मे भी रखा गया होगा, उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी आपको वॉर रिलेटेड और वियतनाम रिलेटेड आपको सुवेनियर मिल जाएगा। मतलब कोई भी म्यूज़ियम हो, कोई भी जगह हो, आपको सुवेनियर और आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये देखिए इधर आप ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। म्यूज़ियम कॉफ़ी भी है यहाँ पे, तो आप कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आके। और यहाँ पे है कि जितने भी उस टाइम रियल फुटेज था, रियल फ़ोटोज़, रियल वीडियोज़, वो आपको सारे दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट वियतनाम इट्स रेसिस्टेंस टू अस एग्रेशन। पूरा हिस्ट्री है, जैसे आपको पूरा मिल जाएगा। उस टाइम का देखिए ये रियल वीडियो है, चलाया गया है। तो ये जो प्रोटेस्ट भी बहुत सारे वर्ल्ड में हुए थे, बहुत सारे वर्ल्ड के कोने में प्रोटेस्ट हुआ था यूएस का एग्रेशन को लेके। ये देखिए हो ची मिन्ह, ये है बंगाली में लिखा है बिजोई वियतनाम लाल सलाम। देख सकते हैं काफ़ी म्यूज़ियम हिस्ट्री के बारे में है कि बहुत सारे कंट्री में यूएस के अगेंस्ट पे, यूएस के एग्रेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया था। और उसके बाद आफ्टर लॉन्ग वॉर के बाद फाइनली नॉर्थ वियतनाम लड़ाई में जीत जाता है। और उसके बाद नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम जो था उस टाइम सेपरेट था, वो मर्ज होके सोशलिस्ट रिपब्लिक वियतनाम मर्ज करता है, एक फॉर्म करता है स्टेट। उसके बाद से तो वियतनाम नो डाउट ग्रो किया है, बहुत अच्छे से ग्रो किया है। तो ये सेकंड फ्लोर में है और सेकंड फ्लोर में भी आपको सारे वॉर रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगा। उस टाइम पे सिचुएशन कैसे था आप सोच सकते हैं। ये बॉम्ब सेल है, आप देख सकते हैं साइज बॉम्ब सेल का 90 mm सेल। क्या मैसिव था, सोचिए सब चीज़ें। ये देखिए ये रियल फ़ोटो है, ये सब हेलीकॉप्टर वो भी लैंड में। ये फ़ोटो देखिए आप, उस टाइम फोटोग्राफर ने कैसे कैसे फ़ोटो लिया था। और ये वियतनाम का मैप है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये है पूरा वियतनाम। ये है रियल वीडियो, आप देख सकते हैं रेस्क्यू करते हुए लोगों को। क्या तबाही मच गई थी वियतनाम में। ये सारे बुलेट्स वगैरह, ग्रेनेड वगैरह है, देखिए ग्रेनेड M79। ये कार्ट्रिज भी है यहाँ पे, यहाँ पर भी कार्ट्रिज आप देख सकते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के हैं। राइफल सेल की साइज़ आप देखिए कितने बड़े हैं। ये मोटल सेल है, देख सकते हैं, ये सब ऊपर से गिराया जाता था। और ये भी कार्ट्रिज है, ये भी बहुत बड़ा साइज़ है कार्ट्रिज का, 40 mm का साइज़ है। ये जो फ़ोटो है ये बहुत वायरल हुआ था उस टाइम, सिचुएशन के टाइम। जो भी फोटोग्राफर ये फ़ोटो लिया था, वर्ल्ड वाइड में एक यूएस एग्रेशन के अगेंस्ट में पूरा प्रोटेस्ट हुआ था वर्ल्ड वाइड। कितना हॉरिबल सिचुएशन था उस टाइम। अब देखिए किस तरह से लोगों को जाने गई थी यहाँ पे। देखिए आफ्टर द वॉर क्या इफेक्ट हुआ था वियतनाम। 8 लाख टाउन्स ऑफ बॉम्ब्स लेफ्ट बिहाइंड, 6.1 मिलियन लैंड एरिया कंटेमिनेटेड विद बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोसिव ड्यूरिंग 1975-2002 देयर वेर लाइक, कितने लोग मारे गए थे आप देख सकते हैं।
42,000 people killed by bombs, explosive. 62,000 people wounded by bombs or explosive. और ये जितने भी राइफ़ल हैं, बंदूक हैं, ये सब यूज़ किए गए थे। सो अल्टीमेटली लड़ाई किसी भी देश के लिए सलूशन नहीं है। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि पैलेस्टाइन इजराइल की लड़ाई चल रही है, इससे पहले यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी। मतलब लड़ाई में लोगों ने, वर्ल्ड ने कुछ सीखा भी नहीं। वॉर कोई सलूशन है ही नहीं। आज के वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में लड़ाई तो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी जो डिफरेंट कंट्री के जो लीडर हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो अपने हिस्ट्री से कुछ भी नहीं सीखे कि हिस्ट्री में क्या क्या लोगों ने खोया है। लड़ाई के बाद भी जो इफ़ेक्ट रहता है ना, वो इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं इस फ़ोटोज़ से। कितने हैंडीकैप लोग उस टाइम हुए थे, और उस टाइम जो कंटेमिनेटेड बॉम्ब से जो कंटेमिनेटेड हुआ था वो एरिया, उसके बाद जितने लोगों की जन्म हुआ उस टाइम ये सिचुएशन था। देखिए कितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है एक लड़ाई से, और क्या ही इम्पेक्ट पड़ता है आप सोच सकते हैं। सो अभी जो इसराइल कर रहा है पैलेस्टाइन के साथ, वो भी कुछ इस तरह से ही कर रहा है। मतलब अननेसेसरी लड़ाई कर रहे हैं एकदम। देखिए ये फ्रेम देखिए आप, देख के ही अजीब सा लग रहा है। तो सोचिए उस टाइम लोगों को क्या हाल हुआ था। लड़ाई कोई सलूशन नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जितने भी वर्ल्ड के लीडर हैं, एटलीस्ट लड़ाई का जो इम्पैक्ट होता है वो एटलीस्ट देखना चाहिए कि क्या होता है। एक देश को पूरी तरह से तबाह कर देता है। फिर भी वियतनाम आज के दिन में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और वो ग्रोइंग है एकदम, दिखता भी है। आप यहाँ पे घूमने के बाद मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने क्या हासिल किया है चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हासिल किया है, और वो कंटिन्यू वो ग्रो कर रहा है। तो ये वॉर म्यूज़ियम जो है, वॉर रेमिनेंट्स म्यूज़ियम घूमने के बाद अभी मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे 5 o'clock हो चुका है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आई होप इस वीडियो से आपको पता चल रहा होगा कि लड़ाई कोई भी चीज़ का सलूशन नहीं है। और मुझे ये हैरानगी होती है कि पहले जितनी भी लड़ाई हुई है, चाहे वो इंडिपेंडेंस के लिए हो, चाहे वो लैंड एरिया कैप्चर करने के लिए लड़ाई हो, चाहे वो अपना पावर दिखाने के लिए लड़ाई किया गया हो, वो आज तक हिस्ट्री में याद रखा गया है। और उसके बाद लोगों को और सीखना चाहिए। इवन दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनको तो ये चीज़ अब एहसास हो जाना चाहिए कि लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं है। आप 10 मारोगे, आपके वो 100 मारेंगे, आप 100 मारेंगे, वो 1000 मारेंगे। इसमें आम लोगों की जाने जाती है और एक देश बर्बाद होता है। हालांकि आजकल के दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं, सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं एकदम हर कंट्री के। तो इसीलिए अब लड़ाई तो रुक नहीं रही है, लेकिन लॉसेस सबका हो रहा है। कितने सालों से रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इजराइल पैलेस्टाइन को ऊपर कैप्चर कर रहा है, इनोसेंट लोगों को मार रहा है। ये सब चीज़ें देख के उनको अब स्टॉप करना चाहिए, या फिर लोगों को ना अब सरकार बदल देना चाहिए। ऐसे सरकार नहीं लाना चाहिए किसी। तो अब यहाँ से निकलते हैं। ये जो आपको कैथेड्रल दिख रहा है, ये है नोटर डेम कैथेड्रल बेसिलिका। आप ये जो है ना, ये 2017 से 2027 तक इसका अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो कोविड के वजह से डिले हो गया, और ये अभी एक्सपेक्टेड है कि 2027 को कंप्लीट होगा इसका रेनोवेशन का काम। तो इसमें 2 टावर भी हैं, और ये फेमस आप बोल सकते हैं कि जब कॉलोनियल पीरियड था उसी टाइम बनाया गया था इस कैथेड्रल को। और ये ठीक जो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है उसके साइड पे ही है। ये देखिए आप, ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है, और ये है Notre Dame Cathedral. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. तो मेरे पीछे जो आपको चर्च दिख रहा है वो है सैंट डीन चर्च, कैथोलिक चर्च है ये एक। और ये पिंक चर्च से भी फेमस है हो ची मिन सिटी में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट चर्च है हो ची मिन सिटी का। और ये ऑलवेज पिंक कलर नहीं था, ये 1950 में इसको रोज़ पिंक कलर दिया गया। डिकेड्स ऑफ लड़ाई के बाद ये एक विक्ट्री का सिंबल दिया गया इसको 1950 में, और 1950 में इसको रोज़ पिंक कलर दिया गया। और इसका मतलब सिंपली एक एग्जांपल है कि इसको ये दर्शाते हैं कि ये एक
जॉय ऑफ विक्ट्री का दर्शाता है ये सिंबल। तो ये एक मस्ट प्लेस है विजिट करने का। आप इसको यहाँ पे सामने से फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये चर्च। और अभी शाम के टाइम यहाँ पे बेल भी बजा है, अभी वहाँ पर अंदर में प्रे भी हो रहा है। तो चलिए अंदर चलते और देखते हैं चर्च के अंदर कैसा रहता है। ये जो एरिया कुछ इस तरह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रोज पिंक चर्च, या फिर आप बोल सकते हैं 10 दिन कैथोलिक चर्च। तो यहाँ से चर्च में जाने का रास्ता है। ओनली लोकल लोग जा सकते हैं यहाँ क्या, जो भी यहाँ पर सिटीजन्स वो जा सकते हैं। विजिटर्स अलाउड नहीं है सैटरडे संडे को। तो अगर आप आ रहे हैं तो सैटरडे संडे आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। बाकी आप बाहर से फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कीजिए, वीडियो बनाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, सैटरडे संडे आर नॉट अलाउड। सैटरडे संडे विजिटर्स आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, अंदर प्रेयर भी चल रहा है तो रेस्पेक्ट करना पड़ता है हर चीज़ों को। तो ये है पिंक चर्च, या फिर आप इसको 10 दिन कैथोलिक चर्च भी बोल सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर लोकेलिटी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपको वॉर म्यूज़ियम दिखा दिया, उसके बाद नोटर डेम कैथेड्रल भी दिखा दिया और ये पिंक चर्च भी दिखा दिया। तो ये भी आप विजिट कर सकते हैं, ये 3 जगह। आज तो सैटरडे संडे इसलिए मैं एंट्री नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर वर्किंग डे होता है तो मैं डेफिनेटली एज ए विजिटर एंट्री कर सकता था। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। और इस तरह से प्यार बरसाते रहिए मेरे वीडियोज़ पे, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने ला पाऊँ। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट जगह पे, तब तक के लिए बाय।